नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 25 और 26 अगस्त दोनों के करंट अफेयर देखने वाले हैं, क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाया था। और आज हम लोग जो वीडियो यहाँ पर करने वाले हैं, मैं आपको लिख के नहीं पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी मैं लिख कर लाया हूँ उसे, ताकि आप लोग को आसानी हो पाए, क्योंकि राइटिंग बहुत सही नहीं बन पा रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में भारत में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया वाटर गेम फेस्टिवल की पदक तालिका में कौन सा राज्य इसमें टॉप पर रहा है? तो टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो ये सारी क्वेश्चन है जो यहाँ से बन सकते हैं। पहला, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो डल झील में हुआ है। डल झील कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है डल झील, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, बात करेंगे पहले स्थान पर इसमें कौन है? तो मध्य प्रदेश में रहा है पहले स्थान पर। टोटल मेडल की बात करेंगे तो इन्होंने टोटल 18 मेडल जीते हैं, जिसमें से इनका 10 गोल्ड हो जाएगा, 3 सिल्वर है और 5 ब्रोंज मेडल है। इसके साथ ही पदक तालिका में पहले स्थान पर है। सेकंड पर रहा ओडिशा रहा है और थर्ड पर रहा केरल। जम्मू कश्मीर इसका इस बार होस्ट था, तो उसकी बात करेंगे तो वो 7वां स्थान पर रहा, मतलब 7वें प्लेस पर रहा है। और इस बार इसका मैस्कॉट क्या था इस खेल का? पहली बार इसका आयोजन हुआ है। इसका मैस्कॉट था इस बार हिमालयन किंगफिशर। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि इस गेम में पहला स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो मोहसिन अली ने जीता था, जो कि काइकिंग खेल है उसमें, जो कि नाव दौड़ जो है उससे संबंधित है, उसमें इन्होंने जीता था। बाकी आयोजक मतलब बात करेंगे अगर, तो इस फेस्टिवल का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल ने मिलकर करवाया था। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए इससे रिलेटेड जो बन सकते हैं एग्जाम में। इसको ध्यान रखें आप लोग। और बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में खत्म हुए यानी संपन्न हुए 134 नंबर के डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी किस टीम ने इसको जीत लिया है? तो इस बार जो डूरंड कप हुआ है वो किस नंबर का था? 134 नंबर का था। ठीक है, जीता किसने है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इसको जीत लिया है। इससे संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर है। जीता कौन है इसको? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इसको जीत लिया है, और ये लगातार दूसरी बार इसको जीते हैं। अच्छा, डूरंड कप के सबसे सफल टीम की बात करेंगे तो मोहन बगान है ये। और इस टूर्नामेंट की बात करेंगे 134 वाला, तो इसमें हारा कौन? तो डायमंड हार्बर FC जीता है, जो कि पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। फाइनल का स्थान मतलब कहां पर हुआ फाइनल? तो फाइनल मैच कोलकाता में खेला गया है, विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन में खेला गया। इसको ध्यान रखें आप लोग। 3 अवार्ड के बारे में ध्यान रखेंगे आप हम लोग। एक तो गोल्डन बॉल का अवार्ड, जो कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, जो कि अलाउद्दीन अजरई को मिला है, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब से खेलते हैं। गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला है? जो सर्वाधिक गोल करते हैं उनको दिया जाता है। ये अलाउद्दीन अजरई को ही मिला है, 8 गोल टोटल इन्होंने किया था। और गोल्डन ग्लोब की बात करेंगे, गोल्डन ग्लोब तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को अवार्ड होता है, ये गुरमीत सिंह को दिया गया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब से खेल रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण अवार्ड भी हो गए इसके बारे में, इसको ध्यान रखें। बाकी सबसे पुराना वर्ल्ड कप है एशिया का, ध्यान रखें, डूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में बहने वाली पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये नदी तो केरला में बहती है, केरला की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, इसको ध्यान रखें। इसके बारे में देखते हैं हम लोग आगे। पहली बात तो इस मिशन का उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो प्रदूषण कम करना, नदी की स्थिति की स्वास्थ्य को सही करना और अस्थायी आजीविका प्रदान करना, एक्वाटिक लाइफ जो होते हैं उसके बारे में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में इसकी शुरुआत होती है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देश की नदियों में प्रदूषण कम करना और जल की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव AIBD की 23वीं महासभा के दौरान कहां पर हुआ था? तो हाल ही में इसकी 23 नंबर की बैठक हुई है। कहां पर हुआ है? तो ये हुआ फुकेत, थाईलैंड में। कहां पर हुआ है? फुकेत। ये कहां पर स्थित है? थाईलैंड में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा D। अगला है कि भारत की तरफ से गौरव द्विवेदी ने अध्यक्षता की है इसमें। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखें। इस बैठक में जो 23 नंबर का हुआ है, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किसने किया है? तो गौरव द्विवेदी ने किया है। इस बार इसका थीम क्या रहा है? तो इसका विषय थीम यानी जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया, ये इसका थीम हो जाएगा। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान की बात करें हम लोग तो इसका स्थापना होता है 1977 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मलेशिया के कुआलालंपुर में। और इसमें वर्तमान मेंबर कंट्रियों की बात करेंगे तो वो है टोटल 45। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार
फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुए। लिपुलेख दर्रे किस राज्य में स्थित है? मतलब इसी रास्ते से यहाँ पर फिर से इनका ट्रेड होने वाला है, भारत का और चाइना का। तो हमारा आंसर तो उत्तराखंड हो जाएगा। तो अभी हाल ही में विदेश मंत्री जो है चाइना के यानी चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पे थे। क्या नाम है उनका? तो वांग ई नाम है। दौरे पर थे, वहीं पर डिसीजन लिया गया है कि फिर से जो कोरोना के समय से व्यापार बंद था उसको स्टार्ट किया जाएगा। कहाँ पर? तो लिपुलेख दर्रा, जो कि भारत उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। मतलब भारत में ही उत्तराखंड पर 3 देशें बॉर्डर मतलब यहाँ पे शामिल होती हैं। एक तो नेपाल भी रहता है और चाइना का तिब्बत वाला एरिया जो उसने कब्जा कर रखा है। ये तीनों यहाँ पर लिपुलेख दर्रे पर बॉर्डर बनाते हैं। यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है उत्तराखंड के। और भारत और चीन ने लिपुलेख सहित 3 पारंपरिक सीमा व्यापार मार्गों से व्यापार फिर से शुरू करने की सहमति व्यक्त की है, लेकिन नेपाल इसमें विरोध कर रहा है। ये भी इसमें बात है। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा में सफल परीक्षण की गई एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? तो ये मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर कहने का मतलब है, आगे देखते हैं हम लोग। मल्टी लेयर कहने का मतलब है ये खुद ही उसको मतलब टारगेट को जो है पिक करेगी और इसके अंदर मिसाइल भी लगा हुआ है, ठीक है, उससे उसको हिट करेगी और लेजर गाइडेड भी है इसमें। तो ये सारी बातें इसमें रहने वाली हैं, इसलिए इसे मल्टी लेयर बोला गया है। बाकी हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली इसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। इसको आपको ध्यान रखना है। यह परीक्षण भारत की स्वदेशी बहुपरत, वही जो मैंने बोला आपको, मल्टी लेयर वायु रक्षा क्षमताओं को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिसाइल जो है सतह से लेकर के हवा में मार करेगा, यानी सरफेस टू एयर क्या जाएगा, सरफेस टू एयर मार करने में यह सक्षम है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो ने अपने रसद मुख्यालय कहां पर स्थापित करने के लिए अभी नाटो ने हाल ही में घोषणा की है इसकी। तो इसकी स्थापना मतलब वो कहां पर करने वाला है? स्वीडन में, एनकोपिंग में। स्वीडन में जगह कौन सी हो जाएगी? एनकोपिंग जगह जो है यहां पर करने वाला है ये स्वीडन में। इसको आपको ध्यान रखना, आंसर क्या जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 1045 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व। तो अभी हाल ही में वनों का विस्तार हुआ है यहाँ पर। कहां पर? तो पश्चिम बंगाल में है आपका सुंदरबन, वहां पर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। इस विस्तार के तहत टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल में 1044.6 एग्जैक्ट डेटा की बात करेंगे तो वो है 1044.68 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कहां पर? सुंदरबन में, जिससे इसका कुल क्षेत्रफल अब कितना हो गया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व का? 3629.57 वर्ग किलोमीटर हो गया है। और यह भारत का पहले 7वें नंबर का था, अब किस नंबर पे आ गया है? 2nd नंबर का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन चुका है। इसको आपको ध्यान रखना है। बात आती है कि पहले नंबर पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। इसकी जो हम लोग बात करेंगे एरिया की 3727.82 वर्ग किलोमीटर है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने हाल ही में खिलाड़ियों की फिटनेस का आकलन करने के लिए योयो टेस्ट के साथ किस नए फिटनेस टेस्ट की शुरुआत की है? तो उसका नाम है ब्रोंको टेस्ट। क्या नाम हो जाएगा उसका? ब्रोंको टेस्ट उसका नाम हो जाएगा। ये बेसिकली रग्बी, ये जो टेस्ट है ब्रोंको टेस्ट, पहले रग्बी में ये यूज होता है, तो वही उसी को यहाँ पर भी लाया गया है ब्रोंको टेस्ट को। आंसर हो जाएगा बी। क्या होता है इसको आगे देखेंगे हम लोग। तो पहले देखते हैं कि ब्रोंको टेस्ट होता क्या है। तो ब्रोंको टेस्ट एक सख्त फिटनेस टेस्ट है जो मूल रूप से रग्बी खेल में इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है? तो खिलाड़ियों की सहन शक्ति यानी एरोबिक एंडोरेंस मतलब होता है क्षमता, और कार्डियक वेस्कुलर क्षमता को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। होता क्या क्या इसमें है तो अभी देखते हैं आगे। पहली बात देखते हैं कि योयो टेस्ट जो है और ये ब्रोंको टेस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है। तो योयो टेस्ट में खिलाड़ियों को दौड़ने के बीच में थोड़े समय का आराम मिलता है। मतलब मान लिया ऐसे बोला गया कि 20 मीटर आप दौड़े, फिर थोड़ा सा गैप करके फिर अगला 20 मीटर दौड़ना है आपको। जबकि वहीं पर ब्रोंको टेस्ट में बिना रुके लगातार आपको दौड़ना होता है। ब्रोंको टेस्ट खिलाड़ियों की निरंतर सहन शक्ति को मापता है, जिससे यह योयो टेस्ट की तुलना में अधिक कठिन माना जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास किस देश ने किया है? तो इसको किया है ईरान ने। इस अभ्यास की बात करें तो हाल ही में यह ईरान ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में किया है। इसमें नौसैनिक क्रूज मिसाइल क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। किसने? तो ईरान ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य
डीजी केरलम कार्यक्रम के तहत 100% डिजिटल साक्षर बनने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये है केरल, इसके बारे में आगे जानते हैं हम लोग। तो इसकी बात करेंगे तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो डीजी केरलम जो है ये कार्यक्रम 2023 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य डिजिटल क्रांति और ई सेवाओं को राज्य के सभी निवासियों तक पहुंचाना है, भले ही उनकी उम्र कुछ भी हो। बाकी प्रशिक्षण की बात करेंगे, इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा। तो इस पहल के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य 5 वर्ष या उससे अधिक उसको कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करना सिखाया जाएगा। मतलब हर फैमिली, मान लिया एक फैमिली में 5 लोग हैं तो उसमें किसी न किसी एक को तो अच्छे से प्रशिक्षण दिया ही जाएगा। प्रशिक्षण में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो स्मार्टफोन का उपयोग, व्हाट्सएप, ऑनलाइन बैंकिंग और विभिन्न प्रकार की सरकारी जो ई सेवाएं होती हैं उसकी पहुंच को इसमें शामिल किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा। तो काफी अच्छा पहल है केरला का, इसको ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने के लिए एआई मॉडल, जिसका नाम क्या रखा गया, सूर्य, इसको लॉन्च किया है। और नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर इस मॉडल को विकसित किया। तो आईबीएम के साथ। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है। तो सूर्य जो है, ये सूर्य नहीं होगा, सूर्य होगा। सूर्य एक अत्याधुनिक एआई मॉडल है जिसे सौर तूफानों और विस्फोटों की भविष्यवाणी करने के लिए बनाया जा रहा है। मतलब फॉरकास्ट के लिए, पूर्वानुमान के लिए इसे बनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य पृथ्वी पर उपग्रहों, संचार प्रणालियों, जीपीएस और पावर ग्रिडों को इन घटनाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए है। मतलब पहले ही पता चल जाए कुल मिला जुला के, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम की बात करेंगे तो 1911 में इसका स्थापना होता है सीटीआर नाम से। बाद में 1924 में इसका नाम बदलकर आईबीएम कर दिया जाता है। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, अरमोंक, न्यूयॉर्क में मिलेगा ये। और इसका उपनाम क्या आता है, बिग ब्लू। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि आईबीएम का उपनाम क्या है, बिग ब्लू नाम है। इसके वर्तमान में सीईओ जो है ये भारतीय मूल के हैं, क्या नाम है, अरविंद कृष्णा। अगला है कि अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो अजय सिंह को। ये लगातार तीसरी बार बने हैं, फोटो में दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट है कि अगस्त 2025 में अपनी लकड़ी की मूर्ति, जिसका नाम क्या है, मेड मी चेंज, इसके लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। मतलब इस बार का ललित कला अकादमी पुरस्कार किसको मिला है। तो ये किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है प्रेमचंद पुखरामबम को। किसको दिया गया है, इनका नाम क्या है, प्रेमचंद्र पुखरामबम, ये इनका नाम हो जाएगा। आंसर तो हमारा सी हो जाएगा। बाकी हम लोग इससे रिलेटेड और भी जानकारी जानेंगे यहाँ पर। तो मणिपुर के रहने वाले हैं ये, मणिपुर के काकचिंग जिले के मूर्तिकार हैं प्रेमचंद पुखरामबम। इनको जो है 64 नंबर की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के दौरान प्रतिष्ठित कला निधि अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इनका ध्यान रखें, नाम भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो मणिपुर के। उन्हें यहाँ सम्मान उनकी लकड़ी की मूर्ति मेड मी चेंज के लिए दिया गया है। पुरस्कार दिया है किसने, तो संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने दिया है। और वहीं पर हम लोग ललित कला अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1954 में। संस्थापक कौन थे, तो उस समय तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या रहता है, तो यह भारत में दृश्य कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। बाकी पहली बार किसको दिया गया था, तो जैमिनी राय को। अगला क्वेश्चन है कि 21 अगस्त 2025 को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त यानी कमिश्नर किसको बनाया गया है। तो ये बने हैं सतीश गोलचा। कौन बने हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा, सतीश गोलचा जी को बनाया गया है दिल्ली का नया कमिश्नर। ऐसे कुछ नहीं, एग्जाम में पूछ लेते हैं ग्रुप डी वगैरह एसएससी वाले में, ठीक है। गृह मंत्रालय के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। गृह मंत्री बताओ कौन है, तो अमित शाह जी है। सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो वो उन खेलों पर लगाया गया जिसमें पैसे आधारित होते हैं, जैसे वह सभी ऑनलाइन खेल जिनमें पैसे का लेन देन शामिल है, चाहे वह कैशलेस हो या फिर मतलब तुरंत देने पड़ते हो, उन सारे मतलब ऐप पर बैन लगा दिया गया है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से ऐप हैं। जैसे आप लोग पता होगा ड्रीम 11 काफी मतलब पॉपुलर है, रम्मी हो गया, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाकी इसमें होगा क्या क्या, तो ऑनलाइन मनी गेम्स जो हैं इन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे ड्रीम 11 है, ऑनलाइन फैंटेसी है, मतलब स्पोर्ट वाले हो गए, पोकर एंड रमी हो गया, ये सब जो लॉटरी वाले गेम है इन सब पे लगा दिया गया है।
बाकी यहाँ पर किस पर नहीं लगाया गया है, तो ई स्पोर्ट्स गेम इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर नहीं लगाया गया है। ऑनलाइन सोशल गेम जो होते हैं, ठीक है, इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, इन दोनों पर बैन नहीं लगा है। इस बिल को ना मानने पर 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है, या फिर हो सकता है ज्यादा गंभीर अगर जुर्म है तो दोनों लगा दिया जाएगा, 3 साल का वो और 1 करोड़ का जुर्माना भी। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इस बार इसका आयोजन कौन कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है। कौन कर रहा है इसका आयोजन, इंग्लैंड। आयोजन कौन कर रहा है, तो चैंपियनशिप इसके आयोजन कौन कर रहा है, तो इंग्लैंड कर रहा है। कहां पर, तो लिवरपूल शहर है वहां पर हो जा रहा है इसका, ठीक है। बाकी 2025 में इसका पहला एडिशन होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। 4 से लेकर के 14 सितंबर तक ये चलने वाला है, और अगले वाले की भी घोषणा हो चुकी है, कहां पर होगा, तो 2027 में होगा सेकेंड एडिशन इसका मतलब ये हर 2 वर्ष पर एक बार किया जाएगा। कहां पर होने वाला है 2027 वाला, अस्थाना कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 25 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो भारत को इसमें मिला है 41 प्लेस पे। भारत इसमें किस पे है, 41 पर। अगर हम लोग इस सूचकांक की बात करेंगे तो यह सूचकांक यह बताता है कि कोई देश अपने रिसोर्स और पॉलिसीज का प्रयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था और लोगों को कितना बढ़ा सकता है, मतलब कितना इंप्रूव करवा सकता है, यही बताता है। इसमें पहले स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड, सेकंड पर रहा सिंगापुर, और थर्ड पर रहा हांगकांग, और भारत का रैंक क्या है 41, हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा, तो इसका आयोजन होगा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। तो आयोजन कहाँ होने वाला है, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में 22-23 सितंबर को इसका आयोजन होगा 2025 में। इस बार का इसका थीम यानी विषय क्या रहा है, तो विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन इसका थीम रहने वाला है। आयोजक मतलब कौन करवाएगा, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITY और आंध्र प्रदेश सरकार मिलकर, तीनों मिलकर इसको करवा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो ई गवर्नेंस में नवीन प्रथाओं और रुझानों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है, तो मैं थोड़ा स्लो कर लूंगा। मैं इसलिए सब कुछ लिख के लाया हूं ताकि आप लोग का टाइम बचे, क्योंकि करंट अफेयर देखने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए कि आप लोग 2-2 घंटे बैठ के करंट अफेयर देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है ताकि 10-20 मिनट में ही सब कुछ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित .bank.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया है, तो ये बना है पंजाब नेशनल बैंक। कौन बन गया है, PNB बन गया है। बात करेंगे इसकी, तो यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के उस निर्देश के अनुरूप है जिसमें सभी बैंकों को अपनी वेबसाइट को इस विशेष डोमेन पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। डिजिटल धोखाधड़ी को रोकना इसका उद्देश्य रहने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1894 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली में। वर्तमान में MD CEO कौन है, तो अशोक चंद्रा है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में लाया गया 130 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करता है, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइए, कोई सजेशन है तो भी बताइए। बाकी खुश रहिए और मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।